बढ़िया से बढ़िया पेपर करके आ रहे हैं। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ के अगर जाते हैं तो एग्जामिनेशन में आप फोड़ के आएंगे। और इन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, इनको पढ़ के जरूर जाइए। जिन लोगों का एग्जाम कमिंग शिफ्ट में है, जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक जो भी एग्जामिनेशन अभी तक हुआ है, हमने सेंटर पे जाके बच्चों से पूछा है, वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हमने ईवीएस सीडीपी के क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। तो आपके 30 से 40-50 क्वेश्चन आपके ऐसे सही हो जाएंगे, देख के आप टिक मार के चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए, और हम सबसे पहले हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथियों को हेल्प मिल सके, जो दूर दराज रहते हैं, जिनको पता नहीं है कि वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक 2 बार ये एग्जामिनेशन में डिफरेंट फॉर्म में रिपीट होके आ चुका। इसी सीटेट 2021 जो 16 दिसंबर से पेपर चल रहा है, 2 बार आया है। ठीक है, 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी जानवर का निम्नलिखित विवरण पढ़ें और उसकी पहचान करें। यह भालू की तरह दिखता है लेकिन है नहीं। या पेड़ की शाखा पे उल्टा लटकते हुए दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। या उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पे वो रहता है और लगभग 40 वर्षों तक जीता है। अरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रीवियस क्लास में भी हमने कराया है। तो आप इसका आंसर सही, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है, जल्दी बताइए आप लोग। अच्छा, तो इसका जो सही आंसर है वो स्लॉथ है। हमने कई बार आपको एग्जाम में भी बताया, भालू की तरह दिखता है लेकिन है नहीं, पेड़ की शाखा पे 17 घंटे सोता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है, लगभग 40 वर्षों तक जीता है। तो आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखिए, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखिए, उस क्षेत्र में बने सामान्य घरों के सही विवरणों के बारे में आप बताइए। देखिए, मनाली के बारे में पूछा कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर। राजस्थान के बारे में बताया कि तिरछी छतों वाले पत्थरों के लकड़ी से बने मकान, तैरने वाला घर। लद्दाख के बारे में बताया कि मिट्टी के घरों में कटीली झाड़ियों से बने छत, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत के साथ पत्थरों से बने घर। इस तरीके से देखिए, आपको सवाल पूछा गया। सबसे पहले आपको इन सवालों को अप्रोच कैसे करना है, जो आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आता क्या है? असम में आपको मैंने बताया था कि बांस के खंभों में 3 से 3.5 मीटर ऊपर मजबूत बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं। तो सी का कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, सी का ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। तो सी पहले में कहां है? ये देखिए, ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। तो बाकी 2 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। अब दूसरा आप चूज करिए। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उष्मा का कुचालक होती है, और मिट्टी की छतें वगैरह भी बनाई जाती हैं, और उस पर कटीली नागफनी की झाड़ियों से उसको ढक दिया जाता है। तो बी का कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए, डी में भी है और बी में भी है। अब अगला, लद्दाख में लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत के साथ पत्थरों से बने घर होते हैं। 2 मंजिलों के घर बनाते हैं, 2 मंजिलों के घर बनाते हैं, और नीचे वो जानवरों को रखते हैं, और इस मकान में खिड़कियां नहीं होती हैं, और प्रॉपर तरीके से ये ठंडी से पूरा बचाव करते हैं, और पशुओं पे बहुत ज्यादा ये फोकस रहते हैं, बकरियां वगैरह पालते हैं। तो देखिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? लद्दाख का डी का फिफ्थ भी है। बाप रे। मनाली में क्या होता है? बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो जनरली वहां मकान ऐसे बनते हैं, उनकी छतें ऐसे होती हैं। ठीक है, ऐसे छतें बना लेते हैं वो लोग, और आप देखेंगे बर्फ जब गिरती है तो उनके मकान पे बचाव हो जाता है। लकड़ियों के भी बनाते हैं वो घर, और पत्थर के भी बनाते हैं। तो मनाली, ए का 2 पार्ट। ठीक है, तो ए का 2 पार्ट यहां है, यहां नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड का ए ऑप्शन। आप लोगों को हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ये सवाल पूछा जाएगा, तो आप लोग किस जगह के घर कैसे होते हैं उसको जरूर ध्यान रखिए। ठीक है,
तो अगले सवाल पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है, 3 शिफ्ट में लगभग ये पूछा जा चुका है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। भाई कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? मैंने आपको बताया था कुड़ुक झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। और बाकी आप मिजोरम की स्थानीय भाषा है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट राज्यों की जो भाषाएं हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए। भाषा पे हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भाषाएं कहाँ की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये है, ठीक है, झारखंड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लद्दाख की चांपंगा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। लद्दाख की जो चांपंगा जनजाति है किस प्रकार की कृषि करती है? गहन और निर्वाह, मिश्रित, कर्तन और दहन, चलवासी पशुचारण। अब मैं आपको बता दूं, लद्दाख के लोग एक बकरी पालते हैं। ठीक है, बकरी, और बकरी के साथ वो क्या करते हैं, बकरी वो इतनी बेहतरीन बकरी होती है, उसके बाल बहुत ज्यादा होते हैं और उनसे वो ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊन प्राप्त करते हैं, और ऊन प्राप्त करने से एक पश्मीना नाम का उससे क्या कहते हैं, शाल बनाते हैं जो 6 स्वेटरों के काम आती है। 6 स्वेटरों के बराबर इतनी गर्मी रोकती है। तो और जिसके बाल होते हैं ना, वो अपने मकानों पे खिड़कियों में लगा देते हैं। ठीक है, अब उसको लेके वो खेती करते हैं। तो क्या करते हैं कि आप देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज और, ये बहुत ऊंचाइयों पे लगभग -20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। वहां पे क्या कहते हैं, वो अपने पशुओं के साथ चलते रहते हैं। लगभग 5 से 7 हजार फीट की ऊंचाई पे क्या कहते हैं, इनके घर पहाड़ होते हैं। वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो अपने पशुओं के साथ ये चलते रहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा चलवासी पशुचारण होगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख की चापंगा जनजाति, सवाल यहां से भी पूछा जा सकता है कि चापंगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसमें आपको 4 स्टेट्स के नाम दे देगा। तो लद्दाख से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, असम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई सुमेलित कीजिए, मिलान करिए। ठीक है, आप देखिए कि मूंगफली दक्षिण अमेरिका से आई, मटर यूरोप से आई, पपीता अमेरिका से आया, बाजरा अफ्रीका से आया। तो इन्होंने सवाल जो पूछा कि भाई इसका आंसर मिलान करिए। ठीक है, तो आंसर मिलान आप करेंगे, कैसे करेंगे आप बताइए। आपको मैंने क्या बताया कि जब भी आपको आंसर मिलान करना है, तब आप क्या करेंगे, ऑप्शन को चूज करेंगे। तो भाई मूंगफली कहां से आई, साउथ अमेरिका से आई। मटर कहां से ले आए, यूरोप से ले आए। मटर और गोभी के बारे में मैंने बताया था, यूरोप से लेके आए। पपीता भी आपका अमेरिका से आया और बाजरा आपका अफ्रीका से आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। मिर्च कहां से आई, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से लेके आए। तो ये सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसका निचोड़ मैंने आपको बना के दिया है कि मूंगफली दक्षिण अमेरिका, मटर यूरोप, पपीता अमेरिका, बाजरा जो है, बाजरा जो एक प्रकार के अनाज होते हैं, वो कहां से आए, अफ्रीका से आए। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो डी आंसर होगा। इसमें आप देखिए यूरोप, बी का सेकेंड पार्ट, बी सेकेंड पार्ट में कहा है, एक ही ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, जो आता है वहां से शुरू करिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर सेट में पूछा गया। 16 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर हर दिन ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है,
मैंने आपको बताया था कि गन्ना का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में और सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? गेहूं होता है। पूरे भारत का 34% गेहूं यहां पैदा होता है। कल ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सोयाबीन। पंजाब में मिक्स चीजें पाई जाती हैं, हरियाणा में भी मिक्स चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, काली मिट्टी पाई जाती है। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताया ही था पिछले क्लास में। ठीक है, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये आपसे एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, कॉफी कर्नाटक में, बाजरा राजस्थान में, मक्का आंध्र प्रदेश में, धान झारखंड में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल सवाल पूछा गया था कि धान सबसे ज्यादा झारखंड की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो झारखंड है। डी किस ऑप्शन में सबसे अच्छे तरीके से है? इसमें है। तो हमने दो ऑप्शन टिक कर लिए। अब देखिए, कॉफी कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है? कॉफी कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉफी की टी स्टेट है। अभी हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो सीडीएस जनरल रावत जी, वो क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसको इस तरीके से लॉजिक दी, और जहां पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों में, वहां बहुत ज्यादा कॉफी एंड टी स्टेट्स है। तो वहां पे क्या हुआ, कर्नाटक के आसपास, तमिलनाडु के आसपास का एरिया, इसको ऐसे भी याद कर लीजिए। तो ए कर्नाटक, ए का फर्स्ट। बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, मक्का सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और धान सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज कहां पाई जाती है, ये आपको ध्यान रहेगा। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, अगले सवालों पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित से समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है? ठीक है, अरे भाई, समाजीकरण की एजेंसी कौन सी है? परिवार में आपको समाज थोड़ी मिलेगा, इको क्लब में भी आपको समाज नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य क्लब में आप नहीं मिलेगा। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? समाजीकरण मिलेगा। वहां जाएंगे, आप बुक्स को पढ़ेंगे, सामाजिक चिंतन करेंगे, बहुत सारे समाज के लोग आएंगे, वहां उनसे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय। ये सवाल भी आपके एग्जाम में एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संतरा सबसे ज्यादा कहां प्रसिद्ध है? ठीक है, तो संतरा सबसे ज्यादा कहां प्रसिद्ध है? नागपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, नागपुर के संतरे बहुत ज्यादा फेमस हैं। अमृतसर नहीं, इलाहाबाद नहीं, जलगांव नहीं। तो सबसे ज्यादा संतरे कहाँ पाए जा सकते हैं, पाए जाते हैं कहाँ? आपका नागपुर में। ठीक है, तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एग्जामिनेशन में अभी 3 दिन पहले ये शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपको क्या करना है कि सवालों को अच्छे तरीके से समझना है कि एनसीईआरटी आपके क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से क्या भिन्न होता है? ठीक है, तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस चीज में भिन्न होता है? मात्रा में भिन्न होता है, बजाय प्रकार के। ठीक है, बच्चों का चिंतन कम या ज्यादा, आकार नहीं हो सकता, प्रकार नहीं हो सकता, आकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या होता है? बाजार मात्रा और प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सवाल है वो देखिए इन्होंने कैसे पूछा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आकार मूर्त पार करता, प्रकार मात्रा, मूर्त अमूर्त भी दे सकता है वो। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पे रिसर्च करके उन्होंने
अब संज्ञानात्मक विकास पे स्टडीज की और उन्होंने बताया कि बच्चे किस तरीके से चिंतन करते हैं। उन्होंने स्टेजेस दी और स्टेजेस के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चों का विकास होता है, बच्चे इस तरीके से सोचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से लगभग लगभग हर शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वयस्कों से मात्रा भिन्न होता है बजाय प्रकार के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगला सवाल एग्जाम में पूछा गया कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता, ये क्षमता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षमता के स्तर से प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये क्षमता है। 6, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, नहीं, समीपस्थ विकास। ठीक है, समीपस्थ विकास कहा जाएगा। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास। सहयोग देना नहीं होगा, सहभागी अधिगम भी नहीं होगा, अधिगम तो बिल्कुल नहीं है ये समीपस्थ विकास। तो आप लोग ध्यान रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। जर्नैल सिंह ने, ठीक है, जर्नैल सिंह ने क्या किया? जर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखिए, जर्नैल सिंह क्या कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई भी हो गई, खर्चा भी उनका ज्यादा है, टैक्स स्लैब्स के बाहर है और फिर भी कह रहे हैं टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देते। अब ये पूछ रहा है सवाल कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व परंपरागत अवस्था में, परापरंपरागत अवस्था में, पर परंपरागत अवस्था में? तो इसका जो आंसर है पश्च परंपरागत अवस्था में। ये ऐसी अवस्था है कोहलबर्ग की नैतिक विकास की जिसमें वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट भी काम करते हैं। वो, ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं। और इस तरीके से यहाँ जर्नैल सिंह की कौन सी, क्या कहते हैं, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था आई? पश्च परंपरागत जो अवस्था थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो ऐसे कोहलबर्ग के हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कोहलबर्ग की पूरी जो अवस्थाएं हैं नैतिक विकास की, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे कोई भी अगर वो क्वेश्चन उठा के आपको देता है तो आप डायरेक्टली करके आइए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर 11th का ए बन जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर, ये स्तर है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत पे कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तर 1। ठीक है, जो नैतिक स्तर 1 होता है वो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो सारे स्तर हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपने 6 सिद्धांत दिए थे, उन्होंने बताया था कि बालक का नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। तो उन्होंने अपने स्तर 1 को क्या बोला? पूर्व नैतिक स्तर, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, उन्होंने लेवल 2 को क्या बोला? परंपरागत नैतिक स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। और लेवल 3 को क्या बोला उन्होंने? उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो नैतिकता अनुपस्थित है
कहाँ बच्चे में नैतिकता का विकास अभी नहीं होता है। इस वजह से लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल, जो पूर्व नैतिक स्तर है, उस जिसको लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिया, स्तर 1 का नाम दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग की 6 के 6 जो स्टेजेस हैं उनको आप लोग, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। तो अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन भी लॉरेंस कॉलबर्ग से भी पूछा गया था, ये एग्जामिनेशन में आपके आया हुआ क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में किस तरफ प्रवृत्ति होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं कि जो पूर्व परंपरागत, ठीक है, जो कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसके अनुसार क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई व्यक्ति निर्णय लेते समय वो देखिए कोलबर्ग के सिद्धांत में जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है वो 4 से 10 वर्ष की होती है। तो अगर मैं बच्चे का एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे का एग्जांपल लिया, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल वो टाइम से पहुंचता, अच्छे बच्चे का एग्जांपल मैं ले रहता हूं, तो वो क्या कहता है, उसके अंदर व्यक्तिगत आवश्यकताएं तो नहीं है, इच्छाएं भी नहीं है, व्यक्तिगत मूल्य भी नहीं है, पारिवारिक अपेक्षाएं भी नहीं है, क्योंकि 4 से 10 वर्ष का है बच्चा। और यही स्टेज है, पूर्व परंपरागत स्टेज जो है हमारी 4 से 10 वर्ष की होती है। बच्चा संभावित दंड के बारे में, कि भाई लेट अगर हम जाएंगे तो मुझे दंड मिलेगा, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं एग्जामिनेशन में मुझे मार्क्स नहीं आएंगे, या अगर मैं कोई गलत काम कर दिया तो मुझे मम्मी पापा के द्वारा दंड मिलेगा या शिक्षक के द्वारा मुझे दंड मिलेगा। तो वो इस तरीके से आप लॉजिक लगाइए। तो अंतर्निहित संभावित दंड जो पूर्व परंपरागत स्तर, जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर हर शिफ्ट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग अगले सवाल पे चलिए। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, अनुकूलन, अनुकूलन तो फॉलो करना होता है, समायोजन, अहम केंद्रता नहीं, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण कहलाती है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। निर्मला निर्मला 23 दिसंबर 2018 को सुबह 9:30 बजे नासिक से हजरत निजामुद्दीन के लिए झेलम एक्सप्रेस में सवार हुई। वह 24 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे नासिक पहुंची। यदि स्टेशनों के बीच की दूरी 890 किलोमीटर है तो ट्रेन की गति लगभग क्या थी। हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा जा रहा है, एक सवाल आपको हर शिफ्ट मिलेगा। इस सवाल को करने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, तो आप ये देखिए। देखिए 23 दिसंबर को जब वो चली और पहुंची कब, 24 तारीख को, 23 को 9:30 बजे चली, ठीक है, 9:30 बजे चली। तो 24 घंटे में सुबह 9:30 बजे चली, तो ये टाइम आप लेस कर दीजिए, ठीक है। अगर ये टाइम आपको लेस कर दीजिए, मैंने आपको बताया था कि 24 आवर में, 24 घंटे में आप टाइम लेस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना टाइम बचा आपके पास, कितना टाइम बचा, 16, 15 घंटे 30 मिनट बचे यहां पे, 15 घंटे 30 मिनट यहां पे बचे, ठीक है। अब देखिए कि 24 दिसंबर को वो सुबह 7:30 बजे नासिक पहुंच गई, तो कितना कितना समय और लगा, देखिए। तो 15 घंटे 30 मिनट में 15 30 घंटे 15.5 घंटे में 7:30, अगले दिन वो कितना 10:30 7 घंटे और लगे, तो कितना हो गया,
15 घंटे 30 मिनट में 15 घंटे 30 मिनट में 7.5 घंटे अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 23 घंटे। 23 घंटे की डिस्टेंस वो ट्रेवल की। अब जो टोटल डिस्टेंस थी वो 890 किलोमीटर थी। तो गति क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था ना, दूरी बराबर गति गुणे समय। दूरी बराबर गति गुणे समय, ये आपको पता है। तो गति बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। गति बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी आपको कितनी दी गई है? 890 दी गई है। समय आपके पास है 23 घंटे। तो 890 को अगर आप 23 से डिवाइड कर देंगे, 890 को अगर आप 23 को डिवाइड कर देंगे तो लगभग आपके पास जो आंसर आएगा, सवाल पूछा गया कि निशा रोजाना अपने घर से स्कूल जाती है। वह पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है और फिर 40 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में 1 और मीटर चलने के बाद वह अपने स्कूल पहुंचती है। उसका दोस्त स्कूल से 30 मीटर पूर्व में रहता है। और वो क्या सवाल पूछा गया है? देखिए, ये उसका सवाल जो पूछा गया है, निशा रोजाना अपने घर से स्कूल जाती है। ये देखिए, उसका रोजाना अपने घर से स्कूल जाती है और कहती है पूर्व दिशा में वो 30 मीटर चलती है। ये देखिए, ये 30 मीटर हो गया, ये उसका घर हो गया। अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में देखिए 30 मीटर चलती है, वो 40 मीटर यहाँ पे वो चली जाती है उत्तर। ठीक है, अब 40 मीटर उत्तर जाने के बाद अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में एक और 30 मीटर चलती है। ये देखिए, यहाँ पे 30 मीटर और चलती है। ठीक है, और उसके बाद और कहती है कि वो अपने स्कूल पहुंचती है और उसका दोस्त जो है वो 30 मीटर पूरब रहता है। ये उसके दोस्त का घर है, ये उसका स्कूल है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि वह जो उसका स्कूल, वह अपने रास्ते से दोस्त में मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्कूल यहां पहुंच गई, दोस्त का घर यहां नहीं मिलेगी। स्कूल उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। अब आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस 30, ये 40। ठीक है, अगर मैं ये डिस्टेंस की कैलकुलेशन करूं, ठीक है, तो ये 30, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये क्या है? कुछ इस डायरेक्शन में उसका घर होगा। ठीक है, तो उसका घर जो है घर से किस डायरेक्शन में होगा? उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में होगा, पश्चिम डायरेक्शन में तो नहीं होगा, उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में होगा। तो जो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदिक प्रयुक्त अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की अवस्था। ये सवाल कल आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था क्या होती है। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चा अनुकरण करता है, स्मृति और मानसिक निरूपण करता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, कल आपसे ये सवाल पूछा गया था एग्जामिनेशन में। केसर की खेती कहाँ होती है? भाई, केसर की खेती जम्मू कश्मीर में होती है, ना तो हिमाचल में होती है, ना उत्तराखंड में होती है, ना सिक्किम में होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में और क्या फेमस है? वहां की कहवा चाय जो है फेमस है वहां पे। कहवा चाय, ये स्पेशल टाइप की टी होती है। वहां आप कभी जाइए तो जरूर इसका आनंद लीजिए। कहवा चाय वहां के लोग देते हैं, इसमें बादाम डाल के आपको चाय ये पिलाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में झीलों में तैरते हुए घर होते हैं, जिस शिकारा जो बोला जाता है। ठीक है, वहां पे आप डल झील में आप नौका भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केसर की खेती। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्वी कर्चल। ठीक है,
सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद, सिल्क, फूल, उर्वरक। सिल्वीकल्चर हमारा वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। तो एग्जामिनेशन में ये आपके क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिल्वीकल्चर से सिल्क मत लगा के आइएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। झूम खेती कहाँ होती है? लगभग लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। झूम खेती हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है, ये आपको मैं बता दूं। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मिजोरम भी आ सकता है, मेघालय भी आ सकता है। तो एग्जामिनेशन में ऑप्शन जिस तरीके से रहेंगे वो आप लगाइएगा। यहाँ ऑप्शन मेघालय हो जाएगा। ये एक स्थानांतरित खेती होती है। एक ही समय में 3 से 4 प्रकार की फसलें उगाते हैं ये। इन फसलों को उखाड़ा नहीं जाता, गहरा गड्ढा नहीं खोदा जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में फसल उगाई जाती है। फसलों को जलाकर उनको ये खाद बना देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल खेती, पैदावार बहुत ज्यादा नहीं होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? उत्तर पूर्वी कोई राज्य दिया रहेगा तो वो लगा के चले आएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ ने क्लास 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की किसी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं प्रदान की। ठीक है, तो अब पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं प्रदान की, इसके लिए सही कथन है। पाठ्यक्रम का भार करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल क्लास 3 से आगे की क्लासों के लिए, क्लास 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, तो आपका जो सवाल है उसमें जो ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखिए, सही कथन मतलब सकारात्मक, सकारात्मक चीज सोचिए। जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सकारात्मक कथन कौन सा हो सकता है? भार कम करना, अरे नहीं हो सकता भाई। केवल क्लास 3 से आगे की क्लासों के लिए, अरे ये तो वो बता ही रहे हैं। 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, बिल्कुल नहीं। संदर्भ युक्त परिवेश प्रदान करना, कक्षा 1 और 2 में संदर्भ युक्त परिवेश प्रदान करने के लिए वो क्लास 1 और 2 में हमारे जो है ये इसीलिए 3rd से 5th तक के लिए ईवीएस को रखा गया है। और 3rd से 5th के लिए इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ईवीएस के बारे में पढ़ाया गया, और पूरा अच्छे से उठा के पढ़ लीजिए, और वहीं से ये सवाल एग्जामिनेशन में बार बार आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन डी हो, आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गांधी धाम कहाँ स्थित है? गांधी धाम कहाँ स्थित है? गांधी धाम अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। दिल्ली में नहीं स्थित है, भोपाल में नहीं स्थित है, और गांधीनगर में नहीं स्थित है। इसका आंसर गांधीधाम, अहमदाबाद, गुजरात। अभी हाल ही में मोदी जी ने गांधीधाम स्टेशन बनवाया है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन है। तो आप लोग उसकी वजह से ये एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? ठीक है, महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? कचनार के फूलों से, केले के फूलों से, सहजन के फूलों से, गुलमोहर के फूलों से। मैंने आपको कल बताया था, कल जब हमें एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था तो आपको मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से किस सब्जी बनाई जाती है? महाराष्ट्र में बनाई जाती है। हमने आपको बताया था MSD, महाराष्ट्र से सहजन। ठीक है, तो महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में। केले के फूलों से सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरला में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले शिफ्टों में आएगा। घूम फिर के अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? भाई बिहार राज्य से मधुबनी चित्रकला का संबंध है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, तो आप लोग इस पे जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें चावल का पेस्ट बनाते हैं, चावल का पेस्ट बना के। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से? बिहार राज्य से है। इसमें क्या करते हैं? चावल का पेस्ट बनाते हैं, चावल का पेस्ट बना के उसको कलर करते हैं और दीवालों पे क्या कहते हैं, उसकी चित्रकारी करते हैं अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से नेचुरल पेंटिंग की जाती है। तो इसका अर्थ कहां से है? बिहार राज्य से है। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेलवानिका गांव कहाँ स्थित है? ठीक है,
वेलवानिका गांव कहाँ स्थित? देखो वेलवानिका गांव कहाँ स्थित है, ये सवाल आया आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा। तो वेलवानिका जो विलेज है साउदर्न स्टेट कर्नाटका कर्नाटका में स्थित है। और रोन तालुका जो गडक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पे ये स्थित है, बेलागावी डिवीजन में। तो सवाल का आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये गांवों के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा कि कलचीदी इंडियन रॉबिन कहाँ घोंसला बनाती है। ठीक है, तो कलचीदी जो रॉबिन है वो कहाँ घोंसला बनाती है, वो पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं, जैसे कबूतर क्या बनाता है, टूटे फूटे घरों में बनाता है। ठीक है, बया अपना घोंसला पेड़ों पे बनाती है। ठीक है, और चील जो होता है, बाज होता है, वो काफी ऊंचे स्थानों पे अपना बड़ा 4 से 5 फीट का घोंसला बनाता है। ठीक है, उसको रीयूज भी कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे ये सवाल आए हैं। इंडियन रॉबिन अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी छोटे पेड़ों या झाड़ों की डाली पे लटकता घोंसला कौन बनाता है? ठीक है, तो शकरखोरा जिसको हम लोग वीवर बर्ड भी बोलते हैं, शकरखोरा जो होता है वो अपना घोंसला लटकते हुए बनाते हैं। और लटकते हुए कई सारे जो इनके नर होते हैं वो कई सारे घोंसले बनाते हैं, और कई सारे घोंसले बनाने के बाद जो इनकी मादा होती है वो उन घोंसलों का चयन करती है, और चयन करने के बाद फिर वहीं पे अपने अंडे देती है। तो और ये बहुत ही मतलब अच्छे घोंसले होते हैं शकरखोरा वीवर बर्ड जो होते हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसका आंसर 28 का ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। जो हमारा बिहू त्योहार है, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्योहार हमारा असम राज्य में मनाया जाता है। फसलों को काटने के बाद ये लोग ये त्योहार मनाते हैं कि साल में 4 तरह की फसलें होती है, तो उनको काटने के बाद ये त्योहार हमारा मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं? अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं? ठीक है, तो अबू धाबी में दिनार, रियाल, डॉलर। तो अबू धाबी में क्या होता है, दिरहम को बोलते हैं। वहां पे पेट्रोल से महंगा पानी होता है। ठीक है, तो वहां पे जो हमारे रुपया होता है वो दिरहम होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो विदेशी मुद्राओं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे जो पूछा गया है वो देखिए, निपेथेंस कहाँ पाया जाता है? निपेथेंस कहाँ पाया जाता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड। तो ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली मेघालय में पाया जाता है। ये क्या होता है? मांसाहारी पौधा होता है निपेथेंस। ठीक है, घटपर्णी भी बोलते हैं, मांसाहारी पौधा होता है। नाइट्रोजन की कमी से ये पौधे उगाते हैं। ठीक है, ये छोटे मेढकों को, चूहों को खा जाते हैं। ये आवाज नहीं निकालते, चोंचनुमा इनके क्या कहते हैं, मुंह होते हैं। ठीक है, आवाज नहीं निकलते, तो इसीलिए इनको मांसाहारी पौधा भी बोला जाता है, मांसाहारी पौधा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जहां नमी वाले स्थानों पे ये पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग हर शिफ्ट में नेपथिन से, घटपर्णी से, मांसाहारी पौधे से सवाल पूछा गया है। हमने जाके बच्चों से बात की है। तो अगला सवाल जो आप चलते हैं, अगला सवाल आपका है कि जो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो पर बल देता है, किस चीज पे बल देता है? ठीक है, तो जो हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत है वो शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमताओं, ठीक है, योग्यताओं पे। तो हावर्ड गार्डनर के जो बुद्धि का सिद्धांत है, हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत है, वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण क्षमताओं पे बल देता है। ठीक है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल नहीं होगा, सामान्य बुद्धि नहीं होगा, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं में। हावर्ड गार्डनर ने यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अपनी कुछ कुछ विलक्षण योग्यताएं होती हैं, तो उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है। अगले सवाल पे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर से हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, भिंडी किस देश से बाहर लाया गया? भिंडी कहां से लाया गया? तो आप लोग
से एग्जाम में हर शिफ्ट में। तो भाई भिंडी हमारी कहाँ से आई है? भिंडी हमारी अफ्रीका से आई है, ठीक है। यूरोप से क्या आया है? मटर और गोभियां आई हैं, ठीक है। टमाटर पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। मिर्च भी हमारे पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका से लेके आए थे। टमाटर भी लेके आए थे। भिंडी कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है। और यूरोप से क्या आई है? मटर और गोभी आई है। तो ये सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो भिंडी किस देश से आई है? अफ्रीका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अल बर्नी किस देश से आए थे? अल बरूनी किस देश से आए थे? अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। भारत में उन्होंने तालाबों और भारत की जमीन में जिस तरीके से चीजें खेतियां वगैरह होती है तो उस पर अध्ययन किया। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी और किताब आज के डेट में क्या कहते हैं, भारत की हिस्ट्री के बारे में बहुत करीब से जानने में बहुत मदद मिली। अल बरूनी जो भारत आए थे उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान था जो किताब लिख के गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहा है यहां से, ठीक है। कौन सा रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है? कौन सा रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है? बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा है ये। तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। इसमें आप क्या खा सकते हैं? आंवला, गुड़, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में आप खाना बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी भी होता है। तो कौन सा रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है? एनीमिया। विटामिन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ रहा है, आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बछेंद्री पाल का संबंध किस देश से है? बछेंद्री पाल जो थी है वो किस क्षेत्र से है? तो पर्वतारोही लिफ्टिंग से है, ठीक है। पावर लिफ्टिंग नहीं है, रेसलिंग नहीं है, तैराकी नहीं है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाके पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी और विश्व की 5वीं महिला थी। और इन्होंने जाके माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, वहां पे झंडा फहराया था लगभग 8,900 फीट की ऊंचाई पे, और वहां से झंडा फहरा के वापस आई थी। पर्वतारोही जब वापस आते हैं तो उनको रेपलिंग बोला जाता है। तो बछेंद्री पाल का संबंध कहां से है? पर्वतारोही से है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल जो आपका आता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है। तो भाई सवाल देखिए, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? भाई जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़ है, आसाम नहीं है। तो हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है संघ शासित प्रदेश का, तो आप लोग सारे संघ शासित प्रदेश को देख के जाइए। जम्मू कश्मीर भी है, पहले राज्य था, अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। लद्दाख भी केंद्र शासित है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। असम नहीं है, ये उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगले सवाल पे चलिए। लद्दाख की जो चापंगा जनजाति किस प्रकार की कृषि निर्वाहन करती है? मैंने आपको बताया है, चलवासी प्रचारण करती है अपनी बकरियों के साथ, जिससे वो पश्मीना शाल बनाते हैं उसके ऊनों से। और काफी हाई टेम्परेचर पे, काफी कम टेम्परेचर पे, हाई एल्टीट्यूड पे, लगभग 5 से 7 हजार फीट पे बर्फ में, और अपने पशुओं के साथ पशुचारण करते हैं वो। तो चलवासी पशुचारण इसका आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अच्छा, सुमेलित करना है। बुंदेलखंड झूम खेती, मलेशिया बेवार, उत्तर पूर्वी भारत लद्दाख और ब्राजील रोका, ठीक है। तो इसको सुमेलित करना है, तो सबसे हमको क्या आता है? उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती होती है। चलो यार, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी क्या कहते हैं? बुंदेलखंड में कौन सी खेती होती है? ब्राजील में कौन सी खेती होती है? ठीक है। तो जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आप लोग बताइए। तो बुंदेलखंड में झूम खेती नहीं होती है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट ये डिडक्ट हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए का टू बेवार खेती होती है, इसमें सी फोर्थ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी का फोर्थ, ए का टू, ठीक है। और उत्तर पूर्वी भारत जो है, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।
ये ऑप्शन करेक्ट है, सी उत्तर पूर्वी। तो जो सवाल आपको आ रहा है उस पर टिक करिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, बुंदेलखंड खेती, बुंदेलखंड में बेवार खेती होती है। मलेशिया में आपकी कौन सी लदांग खेती होती है, और उत्तर पूर्वी भारत में आपकी झूम खेती होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में आपकी झूम खेती होती है, और ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में आपकी रोका खेती होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता रहा हूं। इस कला में रंगों का प्रयोग किया जाता है, इस कला में रंगीन चावल के पेस्ट का प्रयोग करते हैं, इस कला को मधुबनी कला के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त कला किस राज्य में पाया जाता है? चावल के पेस्टों का प्रयोग करते हैं, और ये हमारी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में पाई जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे अभी 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 जस्ट कराया, और ये हर सेट में एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप लोग एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक करके मत आइए। और यहाँ पे हमने वो सारे सवाल क्या कहते हैं इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए सवाल हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारे इस चैनल को क्या कहते हैं लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं, और आप लोग इनको पढ़ के अगर जाएंगे 40, अगर ये इन 40 क्वेश्चंस को आपको पढ़ के गए तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे, श्योर एंड शॉर्ट सही हो जाएंगे। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बनाते रहेंगे। और अभी थोड़ी देर में हम सेंटर से जो आज के 24 दिसंबर के सवाल है विद्यार्थियों से पूछ के आपको लेटेस्ट अपडेट्स कर देंगे कि कौन कौन से सवाल आज के दिन में पूछे गए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम है कमिंग शिफ्ट में, एंड डू योर बेस्ट। आपको 100 से 120 प्लस ही मार्क्स आपके आने वाले हैं, पेपर बहुत आसान आ रहा है। ठीक है।